नमस्कार। मैं डॉक्टर देवलीना मुखर्जी आप सभी का स्वागत करती हूँ एपिलेप्सी वॉइसेस ऑफ इंडिया के चौथा एपिसोड में, जो इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का एपिसोड फिर से बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एक और एपिलेप्सी वॉरियर जो बहुत ही प्यारी और साहसी है। प्लीज वेलकम मिस श्रद्धा चौरसिया। श्रद्धा 24 साल की है और पिछले 11 सालों से उनको एपिलेप्सी है। वो अभी बीए एलएलबी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। पिछले 5 सालों से श्रद्धा एपिलेप्सी फाउंडेशन के साथ समाज सेविका के रूप में काम कर रही है। वो महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में एपिलेप्सी कैंप्स में जाकर एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करती है। वहाँ एपिलेप्सी से पीड़ित लोगों की मदद करती है और उनको काउंसलिंग देती है और उनका हौसला बढ़ाती है। उन्हें इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी के 35th इंटरनेशनल एपिलेप्सी कांग्रेस डबलिन 2023 में हाईली कमेंडेड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एपिलेप्सी फाउंडेशन के माध्यम से टाटा मुंबई मैराथन में कई बार हिस्सा लिया है। आज के एपिसोड में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, श्रद्धा, आप अपनी एपिलेप्सी यात्रा के बारे में थोड़ा हमें बताइए। आपका अनुभव कैसा रहा है? क्या आपको भी कभी एपिलेप्सी से जुड़ी स्टिग्मा का सामना करना पड़ा? अ, मेरा नाम श्रद्धा चौरसिया है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं फिलहाल बीए एलएलबी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं एक समाज सेविका के रूप में एपिलेप्सी फाउंडेशन में काम करती हूँ। मुझे ड्राइंग, मेहंदी आर्ट और क्राफ्टिंग ये पसंद है, तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं टाटा मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और इस बार मेरा टारगेट है 25,000, तो मैं इसे अचीव करके रहूंगी। आई कैन डू। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी गोल्डन लाइट अवार्ड में मेरा नाम दिया गया था। वहां से मुझे हाईली कमेंडेड के तौर पर सम्मानित किया गया था। हैप्पी स्टिल्थ मैगजीन में भी मेरा एक पेज आया था जिसमें उन्होंने मुझे मिर्गी के साथ मेरी यात्रा बताई थी। और विजुअल आर्ट एग्जीबिशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैंने ब्रेन स्टिग्मा टॉपिक पर एक पोस्टर बनाया था। और करंटली लास्ट ईयर मैंने एपिलेप्सी अवेयरनेस पर पोस्टर बनाया था। और उसके बाद मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे सीजर आया था नाइट में, बहुत ही खतरनाक था ये। और मैं नहीं चाहती किसी को सीजर आए, लेकिन उस टाइम जब सीजर आया था घर पे किसी को नहीं पता था और मेरी हालत भी बहुत खराब थी। अ, घर वालों, मेरे कजिन भैया ने मुझे कांदा और जूतों का उपयोग किया था। उन्होंने सॉक्स यूज किया था। छी। तो उसके बाद हालांकि ये यूज नहीं करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। उन्होंने यूज किया था। और मम्मी पापा काफी डर गए थे। मैंने कुछ दिनों तक खाना भी नहीं खाया था। मैंने लिक्विड पीकर ही रखा था और पूरा माउथ ये कट गया था। बहुत बहुत गंदा था ये। के बाद फिर आ, मेरा मेरा सफर, मेरा एक्सपीरियंस बताते हो। घर वाले, जैसे ही मुझे सीजर आया ना, घर वालों का व्यवहार ही बदल गया। बड़े पापा, छोटे पापा और पापा सब साथ रहते थे। सीजर ने ये करते। उसके बाद आ, आ, हमारा काफी बड़ा परिवार था। उसमें सब लोग रहते थे, पूरा फैमिली साथ रहता था। कुछ लोग वहां पे सीजर को जादू टोना मानते थे और कुछ लोग बीमारी समझते थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कर रहे हैं क्योंकि सोच अभी पुराने जमाने की, और जितने लोग वैसी सोच। तो मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी, मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी। उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की शादी में नहीं रहने बोला। बोले कि तुम मौसी के यहाँ या फिर बुआ के यहाँ पे चले जाओ। तो क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो मेरी बच्ची की शादीशुदा जीवन अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो आई कैन से ओके, चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं मौसी के यहाँ पे चली गई। उसके बाद मैं फिर कुछ दिनों तक मैं उधर ही थी। मैं यहाँ पे नहीं आई क्योंकि मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। हम इतने छोटे थे। 8th 9th के बच्चों को क्या समझ आएगा। ठीक है, खाओ पियो पढ़ाई करो, इट्स ओके।
तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने स्टडी पे फोकस किया और मेरा ये मौसी के यहाँ पे रहती थी, मुझे घर से भी कोई मतलब नहीं था। शादी में जो 15 डेज का रस्म और जो होते हैं, मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किए। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये सीजन आया ही क्यों, ये सब ऐसे एक फैमिली को ऐसे तोड़ के रख दिया है और सब अलग अलग हो गए। बहन की शादी है, आप जा नहीं सकते हो। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे ना मिर्गी एक मेरे लिए अभिशाप बन गया है, एक कर्स हो गया है। नहीं होना चाहिए था। तो मैंने इस बीमारी के बारे में मैं जब यहाँ पे घर पे ऐसा माहौल था, तो मुझे मुझे भी डर लगता था कि मैं कैसे अपने बीमारी के बारे में बाहर किसी को बताऊं। तो मैं अपनी बीमारी के बारे में बाहर किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं बाहर बताऊंगी तो कैसे वो लोग मुझे सोचते हैं। तो इसीलिए वो कैसे समझते क्या करते, मैंने मेरे दोस्तों को भी नहीं बताया। फिर कुछ टाइम बाद मैंने मेरी अपने दोस्त को बताया कि मुझे ऐसा आता है, कभी अगर मैं कॉल स्कूल नहीं आई तो प्लीज मेरी हेल्प करना करके। पापा ने भी बात किया था, बोले सब नॉर्मल है, बस उसकी हेल्प कर देना। तो इट्स ओके, वो मुझे अपना नोट्स देती थी, बातें करती थी, उससे मिलती थी, मैं कभी कभी जाया करती थी। बट मेरी एक फ्रेंड थी क्लास में ही, जब उसे पता चला कि हाँ मुझे सीजर आता है, तो वो मेरे साथ उठना बैठना चलना और इधर उधर कभी अगर मिलती थी तो टकराती थी, वो मेरे से ऐसे टालती थी कि मैं कहीं उसकी तरफ देख ना लूं। दूर से ही ऐसे दूर दूर से ही जाते थे। तो ये सब सोचकर मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा आपको शिक्षित नहीं कर सकता जब तक आपकी सोच छोटी है। अगर आपकी सोच ही छोटी रहेगी तो आपको कैसे सोचने और समझने की क्षमता आएगी। तो बस इसीलिए, और यहाँ पे मुझे ये सब समझ आता है कि अगर आपके पास शिक्षा आपको संस्कार नहीं समझा सकते हैं। आपको संस्कार समझने के लिए आपको खुद से ये सब समझना पड़ेगा। विद्यालय आपको डिग्री पकड़ा सकता है, लेकिन सोचने और समझने की क्षमता तो खुद से व्याप्त होती है ना। यह समय के साथ साथ होते जाता है। कॉलेज में भी मुझे अभी भी डर लगता है, मैं नहीं बताती हूँ। श्रद्धा, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने कभी हार नहीं मानी। मैं आशा करती हूँ कि समय के साथ और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को इस तरह के स्टिग्मा और गलतफहमियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अभी बीए एलएलबी की पढ़ाई भी कर रही है और आपने बताया था कि आपको मेहंदी और आर्ट का शौक भी है। तो आपके हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा और बताइए, और आगे चलकर आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। मुझे मेहंदी ड्राइंग पसंद है, मैं ऑर्डर्स पे भी जाती हूँ। मैंने बीच में कुछ बच्चे आते थे जो बोलते थे दीदी मुझे सिखा दो मेहंदी, दीदी मुझे सिखा दो मेहंदी। बच्चों को शौक होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को। तो वो बोले सिखा दो दीदी, तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है, अभी तो क्लिनिक आ रहे हो, मैं तो रोज आती हूँ, तुम कभी भी आ जाओ मैं सिखा देती हूँ। फिर मैंने बीच में क्लास लिया था मेहंदी का, सर बोले वेरी गुड, स्टार्ट करो। तो मैंने मेहंदी और ड्राइंग फिर वहाँ पे सिखाया था कुछ दिन तक। और फिर उसके बाद मैं और एडवोकेट की बात करूँ तो मैं एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनना चाहती हूँ, ताकि मैं एपिलेप्सी नहीं बल्कि जो दूसरे भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो फेस करते हैं चैलेंजेस, जैसे कि एपिलेप्सी तो एक दिमागी प्रॉब्लम है, वो तो कुछ टाइम के लिए ही रहेगी, मुझे पता है वो ठीक हो जाएगी। कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगी, अभी ठीक है फिर भी ठीक हो जाएगी वो। तो उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो यहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सीजर आया तो उसके घर वाले ने उसे छोड़ दिया। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही डिसाइड करके रखो, कोर्ट मैरिज करो, ऐसा रखो कि तुम्हें छोड़ना ही ना पड़े। तो जब वो स्ट्रेस आता है मेंटल में कुछ और उसकी वजह से तुम पागल हो जाते हो, या फिर तुम उसके लिए अलग से काउंसलिंग लेने लगते हो, तो मैं चाहती हूँ वो इस दौर से ना गुजरे, मैं उसे सही तरीके से उसे न्याय दिलाऊं और मैं उसमें उसकी मदद कर सकूं। मैं चाहूंगी कि मैं ये करूं और मैं उसके लिए बहुत अच्छा एडवोकेट बनना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपनों को हासिल करने में सफल होंगे। श्रद्धा, आपने कई रूरल एपिलेप्सी कैंप्स किए हैं, तो लोगों के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा है और उन लोगों की मदद करते हुए आपने क्या सीखा।
ये बहुत ही ज्यादा, मैं रोने लगती हूँ मैम, इसे याद करके सोचने लगती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है, बहुत, मैं कभी नहीं सोचती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। अ, मैं जब मैं जब पहली बार कैंप में गई थी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगा, मेरा पहले टाइम था तो मैं ट्रैवलिंग का थोड़ा एक्सपेंस, मुझे हाँ चलो हम भी चलेंगे। और इतने सारे लोग थे तो अच्छा लग रहा था टीम के साथ जाने में। मॉर्निंग में उठे और फिर गए, इतना सारा काम किए, फिर दूसरा दिन सेम, मतलब आज किया, सैटरडे संडे से दोनों दिन कैंप होते थे। आज गए, पूरे दिन काम किए, हमें बहुत अच्छा लगा, हम ठीक है, हमें सीजर है लेकिन हमें नहीं लगता हमें सीजर है। और दूसरे दिन भी हमने वैसे ही काम किया जैसे आज काम किया। इसीलिए थोड़ा सा मजा आता था और लोगों की मदद करने की वजह से और अच्छा लगता था। मैं वहाँ पे कैंप में जाने से पहले एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं लोगों को कॉल करती थी। और सबसे पहला मेरा यही काम रहता था, कैंप होने वाला है श्रद्धा, तुझे कॉल करना, 1 महीने पहले स्टार्ट कर दे। तो आई कैन डू, मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों से बातें करती थी, मेडिसिन है नहीं है उनको बताती थी। और अगर नहीं है तो उनके नजदीक के गांव में कैंप होने वाला है या है तो आप आए और अच्छे से इलाज कराएं, आपके नजदीक के गांव में कैंप होने वाला है। आप सारे रिपोर्ट्स लेके आए, आपके अगर कोई आस पास में या किसी और को भी एपिलेप्सी है तो आप उनको भी लेके आए और अपना इलाज कराएं और साथ ही उनको भी दिखाएं, ताकि मैं चाहती थी मैं उन लोगों की मदद कर सकूं, इसलिए मैं उन सारे मरीजों से मिलती भी थी। जिनको मैं कॉल करती थी उनसे मैं मिलती थी, उनसे फेस टू फेस कनेक्ट होती थी, उनको बताती थी कि आप किस तरीके से खुद को ठीक कर सकते थे, उनको उनको काउंसलिंग देती थी। जैसे मैं खुद को ठीक कर पाई हूँ वैसे मैं चाहती थी जैसे मैं खुद ठीक हूँ वो भी ठीक हो। मैं एक लोगों की मदद कर रही हूँ, वो दो लोगों की मदद करे, मैं चाहती थी ऐसा हो। और ताकि यहाँ पे इस तरीके से ऐसा ना हो कि अगर हम एक को बताएंगे दूसरा किसी और को बताएगा, तीसरा किसी और को बताएगा, ये थोड़ा सा अ, एक ये निशान मिटेगा कि हम एपिलेप्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भूत नहीं है, एक नॉर्मल सा है जो आप ठीक कर सकते हैं। और मेरे मेरे यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर मैं वहां पे जब जाती थी, मैं लोगों से मिलती थी, छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, क्यों उसे सीजर आया है, हर बार मुझे यही सवाल आता है। और क्यों, उसका उसका क्या ही कसूर था, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, बस अभी चलना ही सीखा है, उसे सीजर आ गया है। मेरा ये सवाल हमेशा रहता है और मैं हमेशा इस पे रोने लगती हूँ। क्यों उसे सीजर आया। और वो महिला का क्या कसूर था जिसे सीजर आने पर उसके ही हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया। सीजर ही तो है, बट क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये क्यों हो रहा है। एक एक तो पहले पहले ये होता है कि ठीक है, अगर आपको पता है तो आप शादी मत करो, आप पहले देख लो। और अगर शादी नहीं करनी है, अगर आपको ऐसी लड़की मिल गई है तो आप छोड़ो मत, उसकी क्या गलती है, वो सीजर ही तो है। उसके बाद फिर जब रूरल कैंप्स में हम जब जाते हैं तो वहां पे मुझे बहुत ही एकदम सरल स्वभाव की बन जाती हूँ, मैं जैसी हूँ उससे और भी सरल बन जाती हूँ। जब मैं लोगों से बातें करती थी, उनसे कनेक्ट होता मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ जब मैं लोगों इतने सारे लोगों से बात करती हूँ। मैं 2-3 हफ्ते इतने बातें करती थी उनसे, पूरे दिन बातें करती थी, घर पे जाती थी तब बातें करती, उनसे आने के बाद बातें करती थी, हमेशा मैं कॉल पे रहती थी। फिर वो जब मुझसे मिलते थे, मुझे बताते थे, मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी भावनाओं के साथ इतने संवेदनशील से मैं उनसे बातें करूं ताकि वो समझ आए उनके। गांव में आज भी लोगों को मिर्गी के बारे में बहुत कम जानकारी है। आज भी लोग वहां पे अंधविश्वास और झाड़ फूक और बाबा के पास बहुत ज्यादा जाते हैं। वहाँ के लोगों को इलाज के साथ साथ बल्कि उनको बहुत जरूरी जानकारी और अंधविश्वास से भी मिटाना है। मैं अगर उनको समझा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही वो मूवमेंट ही मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है। सच में श्रद्धा, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बात पर और जोर देना चाहिए कि सीजर्स या एपिलेप्सी होने का मतलब जिंदगी खत्म हो जाना नहीं होता। और ये सबसे इंस्पिरेशनल है कि एपिलेप्सी, जिसको सब कमजोरी समझते हैं,
आपने उसे अपनी ताकत बना ली। तो इस पूरे सफर में कौन आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं? मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी पहली फैमिली है, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है, हमेशा मुझे प्यार करती है और विश्वास और समर्थन देती है। हर कठिन परिस्थिति में मेरा साथ देती है। और छोटे भाई-बहन मेरे छोटे भाई-बहन हमेशा मेरा साथ देते हैं। वो बोलते, "दी तू ऐसा मत कर, ऐसा कर ले।" वो हमेशा मुझे साथ देते हैं। उसके अलावा मेरे डॉक्टर, जो पहले बहुत कठोर थे, अब वो थोड़ा-सा नरम दिल के और स्वभाव के हो गए हैं, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। उनकी ही वजह से मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। नहीं तो पापा बोलते थे, "अरे ठीक है, 10th हो गया, बस, बस।" सीज़र आया तो मैंने 12th किया और उसके बाद अभी ये कर रही हूँ। 12th के बाद सेकंड ईयर ये भी चल रहा है। सर बोल रहे हैं, "बिंदास करो, मैं हूँ ना।" बिल्कुल। तो मैं उनकी वजह से ये सब कर रही हूँ, तो मुझे मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से संभव हुआ मेरे लिए। और कभी-कभी लगता है बहुत अच्छा है एक तरीके से। एपिलेप्सी आना मतलब मेरी लाइफ को अभी बहुत आगे बढ़ा के लेके जाने वाला है। श्रद्धा, आप हमेशा एजुकेशन और अवेयरनेस पर जोर देती आई है। तो एपिलेप्सी के साथ जी रहे दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि मुझे भी कई बार बोला गया है कि आप स्टडी करो, स्टडी करोगे तो इट्स बेटर, तुम्हें अलग-अलग तरीके समझ आएँगे, तुम जहाँ जाओगे तुम्हें वो नई-नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं भी इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एपिलेप्सी एपिलेप्सी को साइड में रखकर हमें हमारे जीवन में शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा हमारे जीवन का एक आधार है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लाइफ का एक पार्ट है शिक्षा, तो वो करना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ हमें हमें हमारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अगर हम एजुकेशन करते हैं तो हमें सोचने, समझने और बेहतर बेहतर जीवन जीने के लिए निर्णय ले सकते हैं हम। और हर चीज़ को बदलाव बदलाव देख सकते हैं हर चीज़ में। और दुनिया को देखने में एक अलग नज़रिया बन जाता है ये। अगर अगर हमें शिक्षा नहीं होती तो हम नहीं होते, हमें खुद भी ये समझ नहीं होता। हम खुद अगर 10th करने के बाद नहीं कर रहे होते कुछ, तो हम भी उतने में ही अटक जाते हैं, हमें भी कुछ ना समझ आता। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा करना चाहिए, और विशेषकर उन महिलाओं को करनी चाहिए जो एक परिवार से 2 परिवार को जोड़ती है। अगर वो शिक्षा लेती है तो उसे 2 परिवार को जोड़ के रखती है और दोनों परिवार को शिक्षित करती है। इसलिए मैं कहूँगी कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसे इससे हमारा आत्मनिर्भर बनता है, जीवन में निर्णय खुद ले पाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हम। इसलिए अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दें और आत्मनिर्भर बनें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा। आप सच में हम सबके लिए और हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो एपिलेप्सी के साथ जी रहे हैं। आपने ये कर दिखाया है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, अगर सोच पॉजिटिव हो तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। हम आपको दिल से अच्छी सेहत, खुशी और सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने ये सब किया है। और हमारे सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद। ऐसे और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।